हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर एक क्लिप हम पहले भी बना चुके हैं और उसमें टॉर्क कंसेप्ट का यूज करके हमने आउटकम कैलकुलेट किया था। एक बार फोर्स मेथड से हम इस क्वेश्चन को करके देखना चाहेंगे ताकि हम दोनों अप्रोचेस को समझ सकें। तो मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ को मैं E कंसीडर करना चाहूंगा। मैं एक डाइपोल प्लेस किया गया है कुछ इस तरह से, उसके ओरिएंटेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से θ1 कंसीडर किया जा रहा है और इस डाइपोल को रोटेट करा के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से θ2 एंगल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। यानी आप इस डाइपोल को θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज रिस्पेक्टिवली इस तरह से प्लेस है और इन्हें चेंज कर दिया जा रहा है इन दो पोजीशंस पे। डाइपोल को रोटेट किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस में, और चूंकि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट भी कर रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर रहा है, तो दोनों वर्क डन को कैलकुलेट करके हम उसे समझेंगे। सो ध्यान दें, इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, हम जानते हैं कि उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, और इस माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। इन्हें QE और माइनस QE वेक्टर लिखा जा सकता है। एक बात पर आप ध्यान दें कि इस पूरे रोटेशन के दौरान इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है, जबकि माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग। यहां पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आई कैप वेक्टर को यूज किया जाएगा, जबकि वाई एक्सिस के लिए जे कैप को हम यूज करेंगे। सो इस वेक्टर कन्वेंशन को यूज किया जाएगा इस प्रॉब्लम में, आप ध्यान देते रहें। अब आप ध्यान दें कि फोर्स का डायरेक्शन केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन इस रोटेशन के ऑपरेशन में प्लस चार्ज पार्टिकल और माइनस चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। यानी इस प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखा जाना है, जबकि फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग यानी आई कैप वेक्टर में है। हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। सो वर्क कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं फोर्स वेक्टर को दोनों चार्जेस के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे मेरा आउटकम मिल जाना चाहिए। एक बात यहां पर माइंड मेकअप करके इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व किया जा सकता है, वो ये कि इस डिस्प्लेसमेंट के केवल आई कंपोनेंट को अगर कंसीडर किया जाए तो इस प्रॉब्लम को कम समय में और ज्यादा इजीली कैलकुलेट किया जा पाएगा। आप समझ सकते हैं कि जनरलाइज्ड वे में इसे सॉल्व करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में ही लिखा जाना चाहिए। उस थीम पर हम फर्दर चर्चा करेंगे। हम जनरलाइज्ड मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्लिप तैयार करेंगे, लेकिन यहां पर यह ध्यान देने का पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होने के कारण फोर्स केवल एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो हम डिस्प्लेसमेंट के केवल उस कंपोनेंट को यूज करके जो एक्स एक्सिस के अलोंग है इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। एक बार मैं इसे सिंपली फोर्स मेथड से सॉल्व कर दूं, जनरलाइज्ड मेथड से फर्दर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें, इस लेंथ को L कंसीडर किया जाए अगर, जैसा कि अपने हर प्रॉब्लम में हम डाइपोल की लेंथ को 2L कंसीडर करते हैं। सो सेंटर से इस कॉर्नर तक लेंथ को L कंसीडर करके इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को L cos θ1 कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इस दूसरी पोजीशन के लिए हॉरिजॉन्टल लेंथ को L cos θ2 कहा जा सकता है। सो इस डाइपोल के रोटेशन की प्रोसेस में जब प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट होगा तो इसके डिस्प्लेसमेंट को माइनस आई वेक्टर के साथ कुछ
इस मैग्नीट्यूड से दिया जा सकता है। एक बार आप फिर ध्यान से समझ लें कि जब पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव कर रहा है तो इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट कुछ इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू तक चेंज हो रहा है। ये वैल्यूज हैं L cos थीटा 1 और L cos थीटा 2। सो इस वेक्टर को विथ साइन अगर केवल आई कंपोनेंट कंसिडर किया जाए तो माइनस आई कैप इंटू L cos थीटा 1 माइनस L cos थीटा 2 लिखा जा सकता है। सो इस वैल्यू को यूज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को प्लस चार्ज पार्टिकल के लिए QE आई कैप डॉट L cos थीटा 1 माइनस L cos थीटा 2 माइनस आई कैप लिखा जा सकता है। आप ध्यान देते रहें, माइनस आई कैप अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में x कंपोनेंट नेगेटिव आई एक्सिस के अलोंग है। आप इस वेक्टर पिक्चर में इसे देख सकते हैं कि x कंपोनेंट कुछ इस तरह से बनाया जाना चाहिए जबकि y कंपोनेंट इस तरह से। सो इस ऑपरेशन में डिस्प्लेसमेंट के केवल x कंपोनेंट को कंसीडर करके मैंने कुछ इस तरह का आउटकम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। एक दूसरी बात पर ध्यान दें कि माइनस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को माइनस QE आई कैप और डिस्प्लेसमेंट को सिमिलर पैटर्न में लिखा जा सकता है, लेकिन इस केस में पार्टिकल के इस डिस्प्लेसमेंट के लिए इसके दो कंपोनेंट कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे। सो इसके एक्स एक्सिस कंपोनेंट को सिमेट्रिकल बेसिस पे अगर लिखा जाए तो यह होगा L cos थीटा 1 माइनस L cos थीटा 2 आई कैप। और अब अगर इस नेट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट होगा। आप ध्यान देते रहें, यह होगा माइनस QE L cos थीटा 1 माइनस L cos थीटा 2 आई डॉट आई 1 होता है और माइनस QE L cos थीटा 1 माइनस L cos थीटा 2 यहां पर भी आई डॉट आई 1 होगा। सो नेट वर्क डन का वैल्यू आएगा माइनस 2QE L cos थीटा 1 माइनस L cos थीटा 2। L को कॉमन लेने पर कुछ इस तरह से हम इसे लिख पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को चार्ज और डाइपोल की लेंथ के प्रोडक्ट से दिया जाता है। सो Q2 और L को P से रिप्लेस करने पर यह आउटकम होगा माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन को हम लिख सकते हैं। एक बात पर और ध्यान दें कि इस प्रोसेस में वर्क को कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट के केवल आई कंपोनेंट को कंसीडर किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होने के कारण डिस्प्लेसमेंट के y कंपोनेंट का फोर्स के वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब एक फाइनल पॉइंट पर और आए, हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन को नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। सो डेल्टा यू को माइनस WE के बराबर माना जा सकता है। सो WE की वैल्यू अप्लाई करने पर डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो कुछ इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल में होने वाले चेंज को लिखा जा सकता है। यह चेंज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के रूप में लिखा जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। हम जानते हैं कि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो ये टर्म पॉजिटिव टर्म है। सो डेल्टा यू का पॉजिटिव आना यह एक्सप्लेन करता है कि इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इस रोटेशन की प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा है। एक बात पर और ध्यान दें, अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए वर्क डन को आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच के रिलेशन को यूज कर पाएंगे। हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी चेंज का वैल्यू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के इक्वल होता है और इस प्रोसेस में नेट वर्क डन को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कहा जा सकता है। WE की वैल्यू को अप्लाई करने पर और डेल्टा K को 0 रखने पर, यहां पर आप ध्यान दें कि हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं
कि डाइपोल को स्लोली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कराया जा रहा है। सो उसके काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंजेस का कोई कंसर्न नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज को जीरो मानते हुए अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो उसका वैल्यू होगा W एक्सटर्नल इक्वल टू -WE, और -WE का वैल्यू होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। सो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन भी पॉजिटिव कैलकुलेट हुआ है। सो ध्यान दें कि इस डाइपोल को रोटेट कराने में, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस प्रोसेस में इस डाइपोल को रोटेट कराने में एक्सटर्नल एजेंट को इतना पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही इंक्रीमेंट आएगा इस डाइपोल के लिए। और चूंकि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव होगा। सो कुछ इस तरह से इस पूरे आउटकम को समझा जा सकता है। एक बात पर और ध्यान दें कि किसी इनलार्ज्ड नॉन यूनिफॉर्म प्रैक्टिकल फील्ड के छोटे से रीजन में अगर डाइपोल के लिए यह फॉर्मूला आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े रीजन में फैले हुए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी अगर किसी स्मॉल रीजन पे एक डाइपोल को रखा जाए तो उस रीजन में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है। सो ये बात आप हमेशा समझें कि प्रैक्टिकली एक्चुअल लाइफ में ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। हम जानते हैं कि नॉर्मली कंसीडर किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल होते हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर एक स्मॉल डाइपोल के लिए कैलकुलेशन किया जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किए गए वर्क डन को कुछ इस तरह से और एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन को इस तरह से लिखा जा सकेगा। सो इस तरह से आप फोर्स मेथड से भी इस वर्क डन को कैलकुलेट कर पाएंगे। इससे पिछली क्लिप में हमने टॉर्क मेथड से इसे सॉल्व किया था। अगली क्लिप में एक बार जनरलाइज्ड मेथड से हम इसे जरूर सॉल्व करेंगे, ताकि आप ये समझें कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट के रूप में इस वेक्टर को भी लिख लेते तो भी हमारे आउटकम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। उस कंपोनेंट को नहीं लिखा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना होता है जो फोर्स के अलोंग। सो नेक्स्ट क्लिप में जनरलाइज्ड मेथड से हम इस केस को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।